नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारत तरंगी में। आज के अपने हिस्ट्री फाउंडेशन सीरीज में हम महाजनपद के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो रहेगा महाजनपद। ठीक है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। महा पहला वर्ड और जनपद। ठीक है, महा का मतलब क्या हुआ? ग्रेट और बिग। महा मतलब बहुत सारा, एक ग्रेट होगा या बिग होगा। और जनपद को हम कैसे समझते हैं? तो जनपद का मतलब होता है मेक अ रीजन, मेक अ रीजन consisting of urban and rural settlement and rural settlements along with its inhabitants। मतलब शहर भी है और गांव भी है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो टेरिटोरियल स्पेस जो मर्ज होता है उसे जनपद कहा जाता है। और ऐसे ही जनपद जब लार्जर फॉर्मेशंस में हमें देखने को मिलते हैं, एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, हमें एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक, एक सोशल और एक पॉलिटिकल सिस्टम जब देखने को मिलता है, तो ऐसे जनपद को हम महाजनपद कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे पहले इस वर्ड के मीनिंग को लिख लो कि आखिर जनपद वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसे नोट डाउन करते हुए चलो। लिख गया है सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बेसिक बेसिक फ्रेमवर्क में समझते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक में। ठीक है, जब इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें दो प्रकार के स्टेट फॉर्मेशन जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, और स्टेट फॉर्मेशन में इनका जो नेचर है वो हमें पढ़ना है, वो हमें समझना है। तो जो नेचर है स्टेट फॉर्मेशन का वो है मोनार्की, मोनार्की और नॉन मोनार्की। मोनार्कियल का मतलब क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ पावर in the hands of kings और king। और नॉन मोनार्कियल में हमें जो फॉर्म दिखाई देता है वो है ओलिगार्की, जिसके लिए जो टर्म्स यूज किए गए हैं हमारे सोर्सेस में, एविडेंसेस में, टेक्स्ट में, वो है गण या फिर संघ। दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। कहीं पर गण आपको वर्ड दिखाई देगा, कहीं पर आपको संघ वर्ड दिखाई देगा, तो दोनों एक ही है। ओलिगार्की क्या होता है, अब इसका डेफिनेशन समझना। जहां पर ये बेसिकली एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमने अपने ऋग्वेदिक एज में पढ़ा था, ये एक प्रकार के ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज है। राजा है पर उसका ट्राइबल नेचर है। सो पावर जो होगा, पावर in the hands of a group of elite men of the family। यानी कि सब यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक पर्सन के अंदर में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ 8 मैन है, या तो हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे
शुरुआत से ही जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज रहे होंगे, जिन जो कि राजन के साथ में रिलेटेड है या जिनसे राजन उभर के आए, तो उनके पास में पावर था और एक असेंबली मिलके, ग्रुप ऑफ मैन या फिर ग्रुप ऑफ फैमिली मिलके एक असेंबली का क्रिएशन करते थे और उस असेंबली में सारे डिसीजंस लिए जाते थे, किसके साथ वॉर करना है, किसके साथ समझौता करना है, बूटी का अगर वॉर बूटी का अगर कलेक्शन हुआ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सोशल लॉज कैसे होंगे, इकोनॉमिक लॉज कैसे होंगे, पॉलिटिकल लॉज कैसे होंगे। तो यहाँ पर जो है ये असेंबली में यहाँ पर असेंबली का रोल ज्यादा दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि जो मोनार्कियल सिस्टम होता है उसमें असेंबली नहीं होता है, बट वो सिर्फ उसे हाँ भरने के लिए, उसे कॉपी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का लेजिटिमेसी देने के लिए होता है। किंग चाहे तो उसको पूरा का पूरा ओवरराइड कर सकता है। यहाँ पर जो राजा होगा उसे असेंबली, ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि वो असेंबली के डिसीजन से बाउंड है, ठीक है। और यहीं पर इसी फीचर को देखते हुए जब हम कोलोनियलिज्म के अपने फेज में हैं और कोलोनियल राइटर्स और जितने भी ऐसे ब्रिटेन के राइटर्स होते थे, ब्रिटिश राइटर्स होते थे, उन्होंने एक बात कहने का कोशिश किया कि इंडिया के पास में कभी भी डेमोक्रेटिक सेंस का कल्चर नहीं है। ये शुरुआत से एक बार्बरिक सिविलाइजेशन था, एक बार्बरिक नेशन रहा है और अपने कोलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये लिखा है कि ऑलवेज, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटेन में और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में जो है डेमोक्रेसी आ चुका था और खास करके प्रोमिनेंट में तो ब्रिटेन उभर के आ रहा था कि हम डेमोक्रेटिक रहेगा और अपने कोलोनियलिज्म को वो जस्टिफाई करते थे कि हम तो यहाँ के लोगों को सिविलाइज करने के लिए आए हैं, यहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी के लिए मिशन पर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ के लोग अनसिविलाइज हैं, बार्बरिक हैं, इनके पास में किसी भी प्रकार का कोई नोशन नहीं एग्जिस्ट करता है कि किस तरीके से एक रिपब्लिक तरीके से अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का जो फ्यूचर होता है, ये इंडिया के पास में कभी नहीं था, इसके एंशिएंट सिविलाइजेशन में नहीं। जब 20th सेंचुरी में नए नए डिस्कवरीज होने लगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ, बाकी सारे टेक्स्ट उभर के आने लगे, उनके ऊपर स्टडी हुआ, हमारे जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इस नोशन को चैलेंज, इस नोशन में उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट किया, इस नॉन मोनार्कियल ओलिगार्किक फॉर्म का को एविडेंस देते हुए कहा कि हमारे पास भी ऑलरेडी इंडिया में इसके ट्रेसेस और एविडेंसेस थे और बहुत साल पहले जब जब पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से कहा जाता है कि ग्रीक को ऐसा माना जाता है कि वहां पर डेमोक्रेसी के फीचर्स हुआ करते थे, तो उन्होंने ये भी दिखाने का कोशिश किया कि इंडिया में भी इसके रूल्स जो है वो लाएगा। और चूंकि यहाँ पर असेंबली था, राजा का इलेक्शन होता था, तो इन लोगों ने एक वर्ड यूज किया कि इंडिया में भी रिपब्लिक का फीचर, ये खास करके जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें महाजनपद को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से दिखाया जाता है कि ये जो नॉन मोनार्कियल पावर थे वो ओलिगार्की में हम रिपब्लिक के नेचर को जाना। लेकिन जब लेकिन जब आज हम मॉडर्न टाइम्स में जब हम देखते हैं तो जो रिपब्लिक का जो फीचर है, रिपब्लिक में फीचर क्या होता है कि इलेक्टेड लीडर होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं कि सिर्फ एक डेफिनेशन से कि इलेक्टेड लीडर अगर है तो हम उस किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को रिपब्लिक कह सकते हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा सा 50% कवर करने वाला मानते हैं। क्योंकि जब हम इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि ग्रुप कौन सा है, क्या जो इलेक्ट करने के लिए जो ग्रुप बनाया जा रहा है क्या उसमें किसी प्रकार का भेदभाव है, उसमें क्या किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है। तो जब हम ओलिगार्कीज को उस 6th सेंचुरी बीसी में जो जितने भी ओलिगार्कीज थे जब उनको पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ग्रुप ऑफ इलिट फैमिली, ऐसा नहीं था कि हर किसी का पार्टिसिपेशन होता। अगर जो वैश्य समाज है, जो उस समय का पूरा शुद्ध समाज था, वुमेन के जो कैटेगरी में थे, फिर उसके बाद में जो स्लेव्स जो थे, जो वॉर में जो कैप्चर किए जाते थे, उन लोगों को किसी भी प्रकार का इस असेंबली में का हिस्सा बनने का अधिकार नहीं था। हाँ, शुरुआत में था वुमेन्स का, को जब हम आगे वैदिक एज में पढ़ते हैं तब तो था, लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक एज में मानते जाते हैं
उन्हें एक्सक्लूजन के प्रोसेस में डाला जाता है, स्लेव्स को नहीं रखा जाता है, जो अदर वर्म्स जो थे, जो फॉरेस्ट पीपल जो थे, भले ही इनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है, लेकिन इनको कभी भी इस असेंबली का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसलिए जो रिपब्लिक वर्ड जो इनके साथ में जो जुड़ा हुआ है वो एक तरीके से मिसनोमर है, वो करेक्ट कंसेप्ट नहीं है। हमें इसे कहना है जो भी ये नॉन मोनार्कियल फॉर्म्स होते हैं हम इन्हें ओलिगार्की कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पावर का जो कंसंट्रेशन था, जो असेंबली था, वो लिमिटेड फैमिलीज होते थे, लिमिटेड फैमिली मेंबर ही एक्सरसाइज करेंगे पूरे के पूरे क्लान में। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखना कि हर नॉन मोनार्कियल फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप में रिपब्लिक ही होगा, वो अपने आप में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही होता है। इट इज एन ओलिगार्की एंड ओलिगार्की हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसे एक बार नोट डाउन कर देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस महाजनपद को हमें आखिर किस फॉर्मेट में पढ़ना है? अगर एक बहुत ही सिंपल भाषा में कहा जाए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं महाजनपद से रिलेटेड, तो ये कहा जा सकता है कि हम बायोग्राफी ऑफ मेथड से हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बायोग्राफी का मेथड क्या है? हम इनके 4 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला तो इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन, या इनका आइडेंटिटी, कौन थे ये, कहां पर लोकेटेड थे, इसके बारे में हमें पढ़ना, ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इनके पॉलिटिकल फीचर्स, क्या ये मोनार्की थे या फिर ये नॉन मोनार्की थे? नॉन मोनार्की थे तो किस प्रकार के इनके फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं, ट्राइबल असेंबली था या नहीं था, इंपॉर्टेंट राजा कौन थे, कितनी फैमिलीज हमें देखने को मिलती है, तो ये सारे के सारे फीचर्स हमें देखने को मिलता है। इनका कैपिटल कहाँ पर लोकेटेड था, तो ये सभी पॉइंट्स जो है हमें पढ़ने हैं। ठीक है, थर्ड में आ जाता है इकोनॉमिक फीचर्स। इकोनॉमिक फीचर्स में हमें क्या देखना है कि ये अर्बन सेंटर थे या नहीं थे, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे लोकेटेड थे या नहीं थे, कहां पर इनका रेलेवेंस हमें देखने को मिलता है, क्या ये इंटरनल ट्रेड से इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड थे, एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड थे, या बीच के किसी भी ट्रेड के नोडल पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करते थे। तो ये हमें देखना है, बेसिकली हमें देखना है इनका फीचर जो है वो अर्बन है या फिर रूरल। ठीक है, और लास्ट जो है वो है इनका स्टेट क्राफ्ट। और स्टेट क्राफ्ट में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? वॉर और कॉन्क्वेस्ट, किनके साथ ये लड़ते थे, किनके साथ इन लोग, इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसा था, इनका फॉरेन रिलेशन कैसा था, अगर डिप्लोमेसी किया तो वॉर के तहत डिप्लोमेसी किया या फिर मैरिज अलायंस के तहत डिप्लोमेसी किया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका फॉरेन रिलेशन, और तीसरा जो है इनका लीगेसी। जब हम पीटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आइसोलेशन में ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वर्क करते हैं। आपसे कभी भी इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछा जा सकता है, जैसे कौन सी नदी के किनारे कौन सा महाजनपद बसा हुआ था,
कौन सी नदी किस महाजनपद को कितने पार्ट में डिवाइड करती थी, कौन सा राज्य किसके साथ जुड़ा हुआ था, उसका कैपिटल कहाँ पर था, इकोनॉमिक फीचर ट्रेड्स के पर्सपेक्टिव से, और ये पूरा का पूरा स्टेट का वर्क किया गया। और वही जब हम मीन्स के पर्सपेक्टिव में जब देखेंगे तो ये कंबाइंड फीचर हमें एक साथ पूरा लिखना होगा, लास्ट में भी बताना पड़ेगा कि आखिर हम समझते क्या हैं। और जैसा कि हम यूपीएससी के कैंडिडेट को या सिविल कोई भी स्टेट सर्विसेज के साथ में स्टेट बेसिस के साथ में, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है स्टेट ग्राफ। आप कंट्री के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्टेट के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग के साथ में ये प्रोफेशन जो है वो जुड़ा है। सिर्फ आज के लिए नहीं सोचना पड़ता है, बल्कि आने वाले 50 साल 100 साल के लिए सोचना पड़ता है। उसके पूरे के पूरे हर एक डायमेंशन को समझना पड़ता है, चाहे पॉलिटिकल पार्ट हो, इकोनॉमिक पार्ट हो, सोशल पार्ट। तो ये जो स्टेट क्राफ्ट है, ये आपको यहाँ पर इस चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर स्टेट क्राफ्ट होता क्या है, कैसे हम चीजों के बीच में चीजों को मेंटेन करते हैं। कहीं पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के साथ में आइडेंटिटी जुड़ा है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। इस डाइवर्सिटी में कई बार क्या होता है कि आप चैलेंज करते हैं, कई बार आप अकोमोडेट करते हैं, और कई बार उस चीजों के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आएगी इस महाजनपद में कैसे एक एक जनपद दूसरे जनपद के साथ में लड़ रहा है, फिर कभी वो मैरिज अलायंस क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में उसके साथ में फिर से लड़ाई हो जाता है। इस तरीके के सारी की सारी जो ये प्रक्रिया है, तो ये इससे हमें समझ में आएगा कि आखिर स्टेट क्राफ्ट वर्क कैसे करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे डिसीजन लेंगे। और फाइनली जब हम इन सारे चीजों को पढ़ेंगे, ये भी हमें समझ में आएगा कि जैसे किसी का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, अब किसी का कोई अंपायर क्यों कोई जनपद है जो कि कॉन्स्टेंटली वॉर में इंगेज है, कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज है, तो उसका लोकेशन कैसा है, वो नदी किनारे बसा हुआ है, वो ट्रेड में है। अगर नदी किनारे बसा हुआ है यानी कि उसके पास में फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन अगर कर सकता है तो वो अपने लिए ब्यूरोक्रेसी और एक स्टैंडिंग आर्मी को ज्यादा मेंटेन रखना उसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, कोई अगर ट्रेड रूट पे अगर बैठता है तो ट्रेड रूट पे है तो हर जो भी प्लेन में जितने भी जनपद हैं वो अपना कब्जा जो है उसके ऊपर जमाना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को वो पूरे के पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर सके, टैक्स कलेक्शन कर सके और अपने अपने जनपद को इम्पोर्टेंट बना सके। और यही सब जो सारे के सारे फीचर्स जब हम देखेंगे, फाइनली हमें समझ में आएगा कि क्यों एक टाइम के बाद में मगध जो था वो सबसे पावरफुल महाजनपद इवॉल्व होके आता है और एक अंपायर की तरफ में अपना फॉर्मेशन यूनिट को स्टार्ट। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसलिए इसे बायोग्राफी मेथड कहा जाता है। अगर सिंपल से अगर सिर्फ और सिर्फ इसे रटते हुए चलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर इसे चीजों के साथ में अगर लिंक करते हुए अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, नोट डाउन करो। अब एक एक करके हम महाजनपद को कवर करेंगे। कुल मिला के 16 महाजनपद है, तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम 8 महाजनपद को कवर करेंगे। हम नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो 5 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हमें दिखाई देते हैं। नॉर्थ वेस्ट हमें दिखाई देता है, फिर उसके बाद हमें अपर गंगा वैली, मिडिल गंगा वैली, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया, ये पूरे लोकेशंस हैं जहाँ पे कि हमें ये 16 महाजनपद जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा गांधार। तो इसकी अगर
ज्योग्राफिकल फीचर्स को अगर देखें तो ये कहाँ नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। गेटवे बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। और किन किन रीजन को कवर करता है तो पेशावर वैली, कश्मीर वैली एंड रावलपिंडी रीजन। ठीक है, अगर इसके पॉलिटिकल फीचर्स को देखें तो कैपिटल है इसका तक्षशिला, या फिर इसे तक्षशिला भी कहते हैं। ठीक है, renowned center of learning, फेमस यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, ये लिख लो है। नोट डाउन करके ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो पहले ज्योग्राफिकल फीचर्स में। इंपॉर्टेंट थिंग, हम पॉलिटिकल फीचर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि कुक्कू साथी या फिर जिसे पुष्करिणी भी कहा जाता है, पुष्करिणी भी कहा जाता है, had friendly relation with मगर ये इसके डिप्लोमेटिक फीचर्स को दिखा रहा है। डिफीटेड अवंती। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। इकोनॉमिक फीचर्स में अगर आए मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड लर्निंग, एग्जाम्पल तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, बताऊं कर अगर इसके फॉरेन रिलेशंस को अगर हम देखें, फॉरेन रिलेशन तो
नश्के रुस्तम इंस्क्रिप्शन, रुस्तम इंस्क्रिप्शन of Achaemenid emperor Darius Persian Empire expanded Gandhar came under control of Persians. ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें बताता है कि गांधार जो है ये अपने एम्परर डैरियस के टाइम पर गांधार रीजन उसके कंट्रोल में आता है, ठीक है, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। तो ये क्या हमें बताता है? ये हमें बताता है one of the earliest documented interactions between Indian subcontinent and a major world empire. ठीक है, तो इस तरीके से हमें गांधार के फॉरेन रिलेशन समझ में आता है। तो इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। इंटरेक्शन एक तरीके से गेटवे है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। ट्रेड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट हब है, इंटेलेक्चुअल सेंटर है। किंग्स में अगर हम देखते हैं तो ये इवन गंगा वैली तक में, ईस्टर्न इंडिया तक में ये अपने रिलेशंस जो है मेंटेन करते हैं। वॉर भी यहाँ के जनरल्स के साथ में कॉन्स्टेंटली इंगेज है। और फॉरेन रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट आ जाते हैं दैट एक टाइम पर ये फॉरेन इन्फ्लुएंस के अंदर में या फिर फॉरेन पावर का हमें इस रीजन के ऊपर कंट्रोल दिखाई देता है। ठीक है, इसे नोट डाउन करूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था पूरा का पूरा गांधार। अब आ जाते हैं कंबोज के ऊपर। कंबोज, ठीक है, इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स, मैं यहां पर लिख रहा हूं।
राजौरी एंड हजारा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर तो आज के पाकिस्तान में क्लोजली लिंक विथ गांधार, बहुत बार इसे गांधार के साथ में ही एसोसिएट किया जाता है, दिखाया जाता है कि ये उसी का पार्ट, कभी कभी कभार ये इंडिपेंडेंट रहता था, ऑटोनॉमस रहता था, कभी जब राजा जब वहां पर चेंज होते थे तो ये उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आया। ठीक है, पॉलिटिकल फीचर्स में अगर देखें, पॉलिटिकल फीचर्स ठीक है, तो कुछ टेक्स्ट हमें ये बताते हैं कि इट वॉज मोनार्की इन 6th सेंचुरी बीसी, और अर्थशास्त्र जो कि बाद का कंपोजिशन है, यानी कि लेटर टाइम पीरियड का जो कंपोजिशन है, तो अर्थशास्त्र जो टेक्स्ट है refers to them as some, ठीक है, यानी कि इसे ओलिगार्की के तौर पर बताने की कोशिश करते हैं। तो ये है कंपोज से रिलेटेड। इसे नोट डाउन करो। तो ये था दो नॉर्थ वेस्ट के अंपायर, नॉर्थ वेस्ट के महाजनपद कौन कौन से, तो पहला गांधार और दूसरा है कम्बोज। ठीक है, अब हम चलेंगे अपर गंगा वैली के तरफ में। ठीक है, एक बार इसे नोट डाउन कर लो। अपर गंगा वैली में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कुर्ग। ठीक है, इनका अगर लोकेशन अगर देखा जाए तो अपर गंगा वैली एंड इंडो गैंगेटिक डिवाइड, इंडो गैंगेटिक डिवाइड। ठीक है, देखते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स। सबसे पहले इसका लोकेशन, फिर आते हैं इसके पॉलिटिकल फीचर्स पर। इंपॉर्टेंट है, इनिशियली monarchy, later they became some पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है। associated with महाभारत ट्रेडिशन के साथ में, हर कोई इस चीज से वेल अवेयर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Buddhist texts,
किंग्स बिलोंग टू युधिष्ठिर गोत्र, युधिष्ठिर गोत्र, which claim its descent from descent from युधिष्ठिर। ठीक है, तो इस तरह से ये बताते हैं। सबसे पहला हमें ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें का एक प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि जो मोनार्की है वो हमेशा मोनार्की रहा, जो ओलिगार्की है वो हमेशा ओलिगार्की ही रहा। मोनार्की से हमें एविडेंस मिलते हैं शांति के महाभारत के डिवीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। कैसे? युधिष्ठिर के साथ के नाम से आप पांच पांडवों के बड़े भाई के नाम से जानते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये युधिष्ठिर गोत्र के साथ में जुड़े हैं और इस गोत्र का शुरुआत कहाँ से होता है? जो कि युधिष्ठिर से होता है। तो कई सारी चीजों के बारे में ये बताते हैं, वो एक मिथ और एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बीच का जो गैप है, कई बार हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसे नोट डाउन करते हुए चलो। गुरु का अपने और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो यहाँ पे लिख दी दो। इनका जो कैपिटल जो था, ये कैपिटल इसे कहा जाता है इंद्रप्रस्थ या फिर इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। वैसे पूरा ऐसा बताया जाता है कि इन बुद्धा's टाइम इट वॉज अ माइनर किंग, बहुत ही छोटा सा एक प्रिंसिपैलिटी किंगडम था, रूल्ड बाय चीफ कोराग्विल। ठीक है, उनके राजा का नाम बताते हैं। जैन सोर्स बताते हैं कौन सा? उत्तर ध्यान सूत्र। सूत्र में क्या है? किंग Ishukara ruled from town Ishukara। तो किंग ने अपना नाम भी जो है इस टाउन से डिराइव किया हुआ है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में कि ये जो टाउन है ये किस महाजनपद के साथ में एसोसिएटेड है, ये किंग जो है वो किसके साथ में एसोसिएटेड है। इन सारे चीजों को पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से, कैसे भी करेंगे, चाहे वो सेंटेंस के फॉर्मेट में हो या वन वर्ड लाना। ठीक है, तो सारी चीजें देखते जाना है। अगर इनके
डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखने में तो हमें मिलता है मैरिज अलायंसेस विथ यादवास, भोज एंड पांचाल। तो ये इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि उस समय और कौन कौन से जनरल्स थे, छोटे छोटे पॉलिटिकल पावर्स थे, और इनके साथ में ये अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन किस तरीके से मेंटेन करते थे अपने आप को, या तो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए या अपने आप को मेंटेन करते थे। तो इनका मैरिज अलायंस जो है वो हमें यादव, भोज और पांचाल के साथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को पूरा नोट डाउन करो। Yeah. अब चौथा किंगडम है हमारे पास पांचाल। ठीक है, सबसे पहले जोग्राफिकल फीचर्स, तो गंगा यमुना द्वार लोकेशन है इनका। रोहिणीखंड एंड सेंट्रल द्वार, गंगा रिवर divided it into two parts। ठीक है, उत्तर एंड दक्षिण पांचाल। फिर चलो दो दो डिवीजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनके पास में गंगा रिवर इनके साथ में एसोसिएटेड है। अभी तक में हम क्या देख रहे हैं, अभी तक में हम ये पहला किंगडम देख रहे हैं जो कि दो पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइडेड है, और इस दो पार्ट के डिवीजन का फैक्टर क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन है। एक नदी है जो कि इसे दो हिस्से में अभी तक बांट रही है। ठीक है, तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बनते हुए जाता है। अब आ जाते हैं इसके पॉलिटिकल फीचर्स पे। पॉलिटिकल फीचर्स, तो इसका नॉर्दर्न कैपिटल हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्दर्न कैपिटल वो है अहिछद। अहिछद। सदर्न कैपिटल क्या है, कांपिंग। एक किंग का नाम हमें देखने को मिलता है, किंग नाम है चुलानी ब्राह्मण।
mentioned in similar text. Mentioned in similar text. Okay. फिर नोट डाउन करो पूरा. According to अर्थशास्त्र, initially monarchy, later oligarchy. तो इन सारे पैटर्न्स को, इन सारे फीचर्स को हमें ध्यान में रखना है. कनक की पूंजी या फिर कन्नौज आगे चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर, इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर पांचाल में आता है. याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पांचाल का हमें जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है. इसको चाहे तो आप इकोनॉमिक फीचर में भी लिख सकते हैं. ठीक है, याद रखें. ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको याद रखते जाना कि कैपिटल कहाँ है, कहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट थिंग है. और अब नए डायमेंशंस में अगर क्वेश्चन भी अगर पूछे जा सकते हैं तो ये भी याद रखना. जैसे ये हमें फर्स्ट जनपद देखने को मिलता है, जैसे कि जो भाग में जो बढ़ता है गंगा रिवर की वजह से बढ़ता है. ठीक है, डेटा टाइम में भी जो एक इम्पोर्टेंट सिटी आते हैं वो किसके साथ में रिलेटेड, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है. तो कहीं से भी घुमाकर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फिर आ जाता है मत्स्य. ठीक है, तो इसका अगर ज्योग्राफिकल देखें तो ये कहां पर लोकेटेड है आज के टाइम में. ये हमें ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान जैसे जयपुर, अलवर एंड भरतपुर रीजन. ठीक है, पॉलिटिकल फीचर्स देखा जाए तो कैपिटल इसका कहां पर है, विराटनगर. ठीक है, क्योंकि आज के गलत से है, नेम्ड आफ्टर किंग
इन विराट associated with सूरसेन, ये भी एक जनपद है, एसोसिएटेड विद सूरसेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट सोर्स इसे दिखाते हैं। तो कई बार ओवरलैपिंग्स हमें देखने को मिलता है, कुछ सोर्स इसे डिफरेंट बताने की कोशिश करते हैं, कुछ सोर्स में इसे किसी का पार्ट बताया जाता है। तो ये कांस्टेंट एक चेंज दिखाता है कि कभी भी प्रोसेसेस जो है, हिस्टोरिकल प्रोसेसेस जो है, वो एक कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मत से करो 5-4 मिनट। नेक्स्ट की तरफ में बढ़ते हैं। छठा है सूरसेन। ठीक है, तो इसका ज्योग्राफी कहां पर लोकेटेड है? पटना वैली और या फिर situated on the banks of यमुना रिवर। विमान से वाला भी से इसके अगर पॉलिटिकल फीचर्स को देखें, कैपिटल है इसका मथुरा। ठीक है, किंग अवंतीपुत्र। तो क्या सजेस्ट करता है ये? सन ऑफ अवंती, यानी कि अवंती महाजनपद से ये रिलेटेड होंगे। एंड ही वाज अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा। तो कई बार एग्जाम्स में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि किन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि वो बुद्धा के कंटेम्पररी थे या उनके साथ में रिलेटेड है। तो ये नाम याद रखना है। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस between सूरसेन एंड अवंती। ठीक है, महाभारत एंड पुराण refer to these rulers, यानी कि सूरसेन के रूलर्स को
यदु और यादव के साथ में से डेजिग्नेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, सुसेन हो गया, इसे पूरा नोट डाउन कर लें। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुसेन से रिलेटेड। फिर आ जाते हैं हम अवंती पे। तो मिडिल, तो अपर गंगा वैली का पूरा हो गया, नॉर्थ वेस्ट का पूरा हो गया। अब हम कहाँ पर आ गए हैं, ये है सेंट्रल इंडिया की तरफ में। ठीक है, तो इसका अगर ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो कहां पर है, मालवा रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, इनिशियली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो पांचाल के बाद में फिर से ये हमें दो पार्ट में दिखने वाला महाजनपद मिल जाता है, नॉर्थ एंड साउथ अवंती। पॉलिटिकल अगर देखें इसके फीचर्स, तो इसका नॉर्दर्न कैपिटल, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो क्या है, उज्जैन, जिसे कि हम मॉडर्न में उज्जैन के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट रिलीजियस पिलग्रिमेज साइट। सदर्न कैपिटल महिष्मती, मॉडर्न माहेश्वर। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स ऑल्सो। ठीक है, Pradyut was an important key political rivalry यानी कि conflict with वत्स मगध एंड कुशल। ठीक है, ये भी तीन महाजनपद थे, जिसके साथ में अवंती कॉन्स्टेंटली वॉर में इंगेज रहता है। मगध के साथ में तो खास करके ये इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, क्योंकि जो वेस्टर्न का पूरा ट्रेड रूट था, उसका ये चोक पॉइंट हुआ करता है गुजरात तक में जाने के लिए, तो ऑलवेज मगध के साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट में रहा। ठीक है, तो अवंती के बारे में ये इंपॉर्टेंट फीचर से नोट डाउन करो।
और अब आ जाते हैं अपने आगे पे, जैसे कि असाका या फिर अश्माका कहा जाता है। ठीक है, इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर दो नैरेटिव्स अवेलेबल है, यानी कि दो जगह पर इसका लोकेशन जो था वो दिखाया जाता है। याद रखना जो ये लोकेशन जो है इसका डिफरेंट सोर्सेस डिफरेंट जगह पे दिखाते हैं। जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता, और ग्रीक राइटर्स क्या बताते हैं, शो इट इन नॉर्थ वेस्ट। इसका जो लोकेशन है वो कहां पर बता रहे हैं कि ये सिचुएटेड था नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वहीं पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बताते हैं, located, situated on the banks of गोदावरी रिवर, यानी कि वेस्ट के तरफ में, वेस्टर्न इंडिया की तरफ में इसका लोकेशन जो है वो दिखाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये दो लोकेशन है असाका और अश्माका का, यहाँ पर दो नैरेटिव्स दिखाई देते हैं, इसे नोट डाउन करो। पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल असाका का या फिर अश्माका का कैपिटल कहां पर है, कोटाना। अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग नाम, या फिर कोटारी। ऐसा कहा जाता है कि केम अंडर द रूल ऑफ काशी के कंट्रोल में आता है। इसके तहत अकॉर्डिंग टू जातक स्टोरीज या फिर जातक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक डिफीटेड कलीन तो उसने हराया था, और इसका जो नेबरिंग किंगडम था वो था मूलक और अलाका, जिसे कहा जाता है, जिसका कैपिटल था राजस्थान। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें ध्यान में से पढ़ना है, ध्यान से याद रखना है, किस तरह से क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं
खास करके जो इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन, इसका जो कैपिटल, इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज जो है वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। इसके साथ साथ फिर जो रिवर्स जो इसे बाइफरकेट करते हैं, किस बैंक किस रिवर के अलॉन्ग ये सिचुएटेड थे, किस दो पार्ट में इसे डिवाइड कैसे करते थे, किसके साथ में इनका पॉलिटिकल रिलेशन था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आज के क्लास में हमने 8 महाजनपद को कर लिया है और 3 जोग्राफिकल लोकेशंस को भी पूरा का पूरा हमने कवर कर दिया है। अब मिडिल गंगा वैली और ईस्टर्न इंडिया में जितने भी महाजनपद थे उनको कवर करेंगे और उसके साथ में ही हमारा टॉपिक जो है वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो बायोग्राफी मेथड के साथ में इसे पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा। पॉइंट्स को डिमार्केट करते हुए चलो कि कौन सा पॉलिटिकल फीचर्स है, तो वो एक लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेगा और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी आपको improve करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास को मैं यहीं पर रहेंगे।